लेक्चर नंबर 60 सीएम में आज हमारा जो टॉपिक है वो इन्वेंट्री लेवल्स ही है और आगे भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, लेकिन इन्वेंट्री लेवल्स में कई दफ़ा वो आपको प्रोबेबिलिटी दे देता है। इन्वेंट्री लेवल्स विद प्रोबेबिलिटी, इन्वेंट्री लेवल्स विद प्रोबेबिलिटी, ये भी इतना कोई फेमस टॉपिक नहीं है। टॉपिक तो इन्वेंट्री लेवल्स ही है विद प्रोबेबिलिटी। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे, मतलब फॉर्मूले वही हैं। आपका फॉर्मूला क्या था रीऑर्डर लेवल का, वही फॉर्मूले चलने हैं। मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम। अगर क्वेश्चन में एक यूजेज हो ना, तो वही मैक्सिमम होती है, वही मिनिमम होती है, वही एवरेज। इसी तरह लीड टाइम के साथ भी यही है। अगर मैं कह दूं लीड टाइम 2 से लेके 4 दिन, फिर तो मिनिमम और मैक्सिमम लीड टाइम होगा। अगर मैं कह दूं 10 दिन का लीड टाइम है, अब वो 10 दिन ही मिनिमम लीड टाइम है, 10 दिन ही मैक्सिमम लीड टाइम है, और 10 दिन ही आपका एवरेज लीड टाइम है। तो नोट्स में हम आते हैं। आपके पास जो नोट्स होंगे शायद उनमें क्वेश्चन नंबर आगे पीछे होंगे, क्योंकि मैंने ज़रा टॉपिक को और साथ साथ अपडेट करता जा रहा हूँ। जहाँ मिस्टेक्स थी सॉल्यूशन में वो भी रेक्टिफाई कर रहा हूँ। असल में ये नोट्स सारे रिवैम्प कर रहे हैं। और दूसरी बात है, क्वेश्चन कम थे पुराने नोट्स में। अब मैंने सारा पुराना पलंदा जो मेरे पास डाटा बैंक था वो मैंने सारे क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो ये 30-35 जितने भी बने, पहले इतने नहीं थे, पहले तो 12-14 से ज़्यादा मैं क्वेश्चन नहीं करवा होते नोट्स। इतने ज़्यादा सवाल देख के बच्चे समझते हैं सारे करना हमारी जिम्मेदारी है। सारे करना जिम्मेदारी नहीं होता। जितना ज़्यादा बड़ा प्रैक्टिस बैंक होगा उतनी टेंशन आपकी है, रिवीजन आपको उतने ज़्यादा सवाल करने हैं। इसीलिए हमेशा अक्लमंद स्टूडेंट जो होता है वो लेटेस्ट क्वेश्चंस करता है और उस ट्रेंड को देखता है। नो डाउट मैंने वैसे अब 2001 से ऑनवर्ड मेरे पास जितने क्वेश्चन थे मैंने सारे क्वेश्चन इसमें वो कर दिए इनकॉर्पोरेट। लेकिन आजा जनाब, ये तो शायद ये नोट्स में आपके क्वेश्चन जो है मैंने जो अब इसको नोट्स में रखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 25 है, ओमेगा लिमिटेड। शायद आपके नोट्स में ये आगे पीछे हो। हाँ, वो थोड़ा सा मैंने ना और स्ट्रक्चर्ड किए हैं। जो भी है, बस आपने क्वेश्चन का नाम और अटेम्प्ट याद रखनी है, नंबर तो आगे पीछे होते रहेंगे। ओमेगा लिमिटेड लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ये टॉपिक रिवीजन में रिवाइज नहीं होना, इसीलिए ये अभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ओमेगा लिमिटेड ऑटम 2024 का बिल्कुल ऐसा ही एक सवाल आया हुआ है 2008 में, जैसा सवाल मैं अभी करवाऊंगा। ये आपने अभी खुद करना है। मैं ये क्वेश्चन करवाने लगा हूं 2024 का ओमेगा लिमिटेड। आ जाए जनाब। आपने मेरे साथ साथ सॉल्व नहीं करना, आपने बस देखना है मैं कैसे कर रहा हूं। फॉर्मूले आपको आते हैं, असल में क्वेश्चन को पढ़ना ही काम है कि क्वेश्चन को पढ़ना समझना कैसे है। ये हमारा किस अटेम्प्ट का क्वेश्चन है? ऑटम लास्ट अटेम्प्ट का है। नंबर थोड़े ही हैं, लेकिन इस क्वेश्चन ने काफ़ी लोगों को परेशान किया था पेपर में। ऑटम 2024 का क्वेश्चन नंबर 6 था। तो ये लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। मैं इसीलिए इस पर करवा रहा हूँ ताकि जब मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तो आपको चीज़ें समझ आ जाए और क्वेश्चन पढ़ना आ जाए आपको। क्वेश्चन में वो क्या कहता है आपने नहीं साथ साथ लिखना। हाँ, क्वेश्चन पे कुछ लिखना है वो आपकी मर्जी है। टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है, फॉर्मूले बताए हुए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का अपना एक ख़ास तरीका पढ़ने का। कहता है क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक निकालो। वो सेफ्टी स्टॉक हमारे लिए तो मिनिमम इन्वेंट्री लेवल होता है। और क्या निकालना है? रीऑर्डर लेवल। और क्या निकालना है? मेरी आदत है, क्योंकि मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल में भी रीऑर्डर लेवल यूज़ होना होता है, सेफ्टी स्टॉक के फॉर्मूले में भी रीऑर्डर लेवल यूज़ होना होता है, तो मैं पहले रीऑर्डर लेवल निकालता हूँ।
जिसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। इसका फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम लीड टाइम और प्लस EOQ। EOQ को रीऑर्डर क्वांटिटी, जितना नया माल सप्लायर से लाते हैं। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। सेफ्टी स्टॉक का होता है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज या नॉर्मल यूजेज भी कहते हैं उसको, इनटू नॉर्मल लीड टाइम। अच्छा, क्वेश्चन में वो क्या कहता है, आपने ये सारा कुछ निकालना है। अगर कंपनी 10% स्टॉक आउट का रिस्क लेने को तैयार है, कितना रिस्क लेने को तैयार है? 10% रिस्क ऑफ स्टॉक आउट। स्टॉक आउट क्या होता है? ये आउट ऑफ स्टॉक का मतलब है स्टॉक खत्म होने को ये कबूल कर रहे हैं। ये कहते हैं कोई टेंशन नहीं, स्टॉक खत्म होता है होने दो। जो कंपनी ये कह रही है ना स्टॉक खत्म होता है होने दो, इसका मतलब है दे आर एक्चुअली विलिंग टू टेक द रिस्क कि ग्राहक आएगा और आपको ग्राहक को देने के लिए स्टोर में इन्वेंट्री नहीं होगी। कम होगी या नहीं होगी एक ही बात है, कम हो या ना हो एक ही बात है। स्टॉक आउट हो गए, कंपनी कितना रिस्क बियर करना चाह रही है? 10%। अगले केस में मैं मैक्सिमम करवाऊंगा, मैं ये पहले 10 और 5 को छोड़ दूंगा। मैं हर लेवल पे जितना रिस्क है मैं वो कराऊंगा। आपको बाद में आंसर आप खुद ही देख के पकड़ लेंगे, सर जी ये तो कुछ भी नहीं था। सिर्फ पढ़ने का तरीका इस सवाल का है खास क्वेश्चन में, बाकी फॉर्मूले चेंज नहीं है, फॉर्मूले वही हैं जो आप पहले करते रहे। क्वेश्चन में कहता है ओमेगा लिमिटेड जो है इदारा, ये प्रोडक्ट को बनाने में एक रॉ मटेरियल यूज करता है जिसका नाम है L3। एनुअल डिमांड L3 की, L3 रॉ मटेरियल की एनुअल डिमांड या एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है? 1,80,000 यूनिट्स एनुअल डिमांड है, ठीक है। इट इज यूज्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर। इवनली यूज होता है, इवनली यूज होने का मतलब है हर रोज बराबर यूज होता है, ना कम यूज होता है। इस लाइन का मतलब है आपकी मैक्सिमम यूजेज, मिनिमम यूजेज, एवरेज यूजेज सेम होगी। ये पूरे साल की यूजेज या डिमांड है। एक दिन की डिमांड जरा निकालना, या यूजेज साल में 300 दिन कहते हैं लेने हैं, निकालो जरा। एक दिन की क्या यूजेज बनती है? साल में 300 दिन का है, एक दिन की यूजेज निकालो। 600 यूनिट्स, केजी नहीं है यूनिट्स हैं। एक दिन की यूजेज क्या आती है? ये निकाल के मैं लिख रहा हूं, अभी आपने साथ साथ नहीं लिखना क्योंकि सवाल की ना तरतीब अभी आपको नहीं पता, ये सवाल कैसे हल होना है। फॉर्मूले पता है आपको? एक दिन की यूजेज कैसे आएगी? पूरे साल की डिमांड L3 की है 1,80,000 यूनिट और साल में 365 नहीं कहा, 300 वर्किंग डेज हैं, इतवारे वगैरह निकाल के, तो पर डे। यही मैक्सिमम यूजेज है, यही मिनिमम है, यही नॉर्मल या एवरेज। मुझे कैसे पता चला? इस लाइन ने कहा है इवनली। कम ज्यादा यूजेज भी हो सकती है। अच्छा आगे, यहां तक तो ऐसे ही लग रहा है, यहां तक तो ऐसे ही लग रहा है। इवनली का मतलब ये है बराबर बराबर यूज होता है। इससे आगे चलें। द डेली डिमांड कैन वेरी। द डेली, अपनी पिछली ही बात को वो निगेट करते हुए और एक्सप्लेन कर रहा है, कहता है डेली डिमांड वेरी करेगी। वो जो पिछली लाइन लिखी थी उस लाइन को फिर खुद ही रिजेक्ट कर दिया उसने। मैं कह रहा हूं ना 600 यूनिट है, मैक्सिमम भी यही होगा, मिनिमम भी यही होगा, एवरेज भी यही होगा, लेकिन अगली लाइन में उसने आके ना पैंतरा बदल लिया। उसने कहा नहीं, डेली जो डिमांड है ना, डेली थ्रू आउट द ईयर के हिसाब से उसने कह दिया है, लेकिन अगर आप डेली की बात करो तो आपकी जो डेली डिमांड है वो 30 यूनिट से वेरी कर सकती है। वेरी का मतलब है वो कम ज्यादा हो सकती है। यानी अगर अच्छा 30 यूनिट किससे ज्यादा हो सकती है? एवरेज। फिर मैं इस 600 यूनिट को एवरेज कह सकता हूं, नॉर्मल यूजेज कह सकता हूं। अगर आपने मैक्सिमम यूजेज निकालनी है तो इससे 30 यूनिट ज्यादा यूज हो सकते हैं। ये लाइन ना लिखी होती ना तो वो वाकई अपनी लाइन पे खड़ा हुआ था, वो जो पिछली। अब उसने जानबूझ के अपनी लाइन को छोड़ दिया है। उसने कहा साल के लेवल पे खड़े हो तो फिर तो कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हो, लेकिन जब आप डेली बेसिस पे बात करते हो, डेली बेसिस पे कन्वर्ट कर लेते हो ना डाटे को इस लाइन की वजह से इवनली, तो डेली बेसिस पे आपकी यूजेज
600 यूनिट्स की नहीं है, तो आप जो ये पिछली लाइन में मैक्सिमम भी 600 कह रहे थे, मिनिमम भी 600 कह रहे थे, एवरेज भी, वो कहता है नहीं, एवरेज तो 600 है, एवरेज से ऊपर भी जा सकती है 30 और एवरेज से, इस लाइन का मतलब है हमारी मैक्सिमम डिमांड पर एनम की बात नहीं हो रही, पर डे की बात हो रही है। 630 यूनिट हो सकते हैं एवरेज। बच्चों को ये नहीं समझ आया था ये 30 क्यों दिया हुआ है, हालांकि पीछे इवन ही लिखा है, ये आई कैप ने थोड़ा तंग किया है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं, लेकिन वो पर ईयर की बात की हुई है और ये किसके लिए बात की है, डेली बेसिस पे। अच्छा जी, मिनिमम 600 में से माइनस करो 3, इधर मैंने 30 जमा कर दिए तो बढ़ गए मैक्सिमम, इधर 30 मैंने माइनस कर दिए, तो ये मैक्सिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन और एवरेज कंजम्पशन आ गई। ठीक है, पता नहीं अब इसका इस्तेमाल, मैक्सिमम का तो उसमें होता है ROL में, मिनिमम का इस्तेमाल होता है। अगर मैं सवाल से ये लाइन उड़ा दूं ना तो सवाल और आसान बन जाएगा। मतलब कौन सी लाइन उड़ा दूं, कि आपकी डेली डिमांड वेरी कर सकती है, ये लाइन अगर मैं उड़ा दूं तो फिर आपके सवाल में एवरेज यूजेज भी 600 यूनिट्स है, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। और मैं वाकई उस बात पे खड़ा हुआ था पहले, इस लाइन के आने की वजह से मुझे अपनी वो पिछली बात से एवरेज 600 ही काउंट करूंगा, एवरेज से ऊपर मैक्सिमम होगा, एवरेज से नीचे मिनिमम होता है, हमें पता है। नेक्स्ट आज वो कहता है कंपनी ऑर्डर्स L3 इन बैचेज ऑफ, इस लाइन का मतलब है कंपनी हर दफा 10,000 यूनिट मंगवाती है ऑर्डर करके, हर दफा 10,000 यूनिट मंगवाती है। बैचेज ऑफ 10,000 का मतलब है हर दफा जब मंगवाती है तो एक ऑर्डर में 10,000 यूनिट्स होते हैं। ये क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये हमारे फॉर्मूलों के मुताबिक ये EOQ दिया हुआ है कि आप जो एक बैच में मंगवाते हैं, ये वो क्यू दिया हुआ है जिसको हम EOQ कहते हैं। इन्वेंट्री लेवल्स में चाहिए होता है EOQ, कहा नहीं है कि ये EOQ हुआ है, लेकिन मुझे ज्यूम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो आपका मैक्सिमम इन्वेंट्री का फॉर्मूला हल नहीं हो सकता। एक दफा में 10,000 यूनिट ऑर्डर करके मंगवाते हैं तो ये हम EOQ ज्यूम करेंगे। अच्छा, लीड टाइम डाउटफुल है, आपका माल 5 दिन में भी मंगवा सकते हैं। यानी लीड टाइम क्या होता है कि सप्लायर आपको माल कितने दिन में देगा, या आपका सप्लायर 5 दिन में माल देता है, या आपका सप्लायर 6 दिन में माल देता है, या आपका सप्लायर कितने दिन में देता है। इसका मतलब है 5 दिन में देता है, 6 दिन में देता है, 7 दिन में, वो तो लेट दे रहा है। ठीक है, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन और 10 दिन। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें मिनिमम लीड टाइम क्या है, मिनिमम लीड टाइम क्या है, 5 दिन। मैक्सिमम लीड टाइम अभी तक के लिए, अभी के लिए 10 दिन। एवरेज लीड टाइम निकालना हो, अब एवरेज ऐसे नहीं होती, एवरेज लीड टाइम निकालने का तरीका ये नहीं है कि इन सबको जमा करो और वो साथ प्रोबेबिलिटी आई हुई है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है 5 दिन में माल आने के चांस 32% है, 6 दिन में माल आने के चांस 53% है, और बाकी फिर वो थोड़ी थोड़ी परसेंटेज है। यहां पे आके 2 तरीके पाए जाते हैं। कितने तरीके, कोई कैलकुलेशन ना करो, सबसे बड़ी परसेंटेज किसके सामने है, सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी की परसेंटेज। तो 6 डेज को कहा जाएगा नॉर्मल लीड टाइम या एवरेज लीड टाइम। जहां प्रोबेबिलिटी की परसेंटेज सबसे ज्यादा है उसको कहा जाता है नॉर्मल लीड टाइम। लेकिन बास टीचर कहते हैं ये तरीका ठीक नहीं है। वो मैथ स्टैट्स की में एक तरीका होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू का, हर रकम को इनटू प्रोबेबिलिटी करके इसको प्लस करो। अब आप कैलकुलेटर पकड़ें जरा। एवरेज लीड टाइम जो कुछ टीचर निकलवाते हैं वो कहते हैं, बल्कि मैथ वाले भी कहते हैं कि खाली एक प्रोबेबिलिटी काउंट नहीं करते, 100% प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो काउंट करना होता है। तो हमारा जो QM का तरीका है वो क्या है, किसी चीज को एवरेज करने का विद प्रोबेबिलिटी, 5 इंटू 32% प्लस 6 इंटू 53% प्लस 7 इंटू 5% प्लस इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं QM में। इसका QM में ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला ये होता है, ये P इंटू एक्स सिग्मा। P क्या चीज है, P मीन्स प्रोबेबिलिटी, X मीन्स वो फैक्टर जिसकी तुम निकालना चाह रहे हो एक्सपेक्टेड। हर रकम को P इंटू एक्स करके बाद में उनका सम करना है।
तो एक्चुअली वो एवरेज ही निकल रही होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये क्यूएम में आपने पढ़ा, लेकिन मैं क्यूएम तो नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको ये बता रहा हूं जब भी कोई रकम विद प्रोबेबिलिटी आ जाए तो उसकी एवरेज करने का तरीका क्या है। एक तो है रीड कर लो, डायरेक्ट रीड कर लो। हमारे अकाउंटेंट, वैसे कॉस्ट अकाउंटेंट ज्यादातर यही करते हैं, कोशिश करते हैं डायरेक्ट रीड करो। डायरेक्ट रीड किया तब भी 6 दिन के सामने प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ये सवाल आई कैप ने बड़ा अच्छा बनाया है। हाँ, पुराने सवालों में ये मसला होता था कि परसेंटेज देखोगे तो कुछ और है, जब आप ये वो निकालते हो प्रोबेबिलिटी तो कुछ और एवरेज निकल आ रहे हैं दिन। तो जो बच्चा 6 दिन इस प्रोबेबिलिटी को देख के तय कर लेगा नॉर्मल लीड टाइम, वो भी ठीक है। जो बच्चा इस तरह करेगा ना, किस तरह किया है, 5 दिन इंटू 32% प्लस 6 दिन इंटू, आता है वो 6 डेज। मैं वैसे इसका हामी हूं। ये जो दूसरा तरीका है, जो क्यूएम का तरीका है, क्यूएम का तरीका क्या है, कोई भी चीज जिसके साथ प्रोबेबिलिटी आ जाए तो उसकी वेटेड एवरेज कैसे निकालनी है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू फिगर इनटू प्रोबेबिलिटी प्लस सेकंड फिगर इनटू सेकंड प्रोबेबिलिटी प्लस थर्ड फिगर इनटू, इससे एवरेज निकलेगी। क्या निकलेगी? एवरेज। कितने तरीके हैं एवरेज निकालने के विद प्रोबेबिलिटी? एक तरीका है जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है उसके सामने वाला नंबर उठा लो एज एन एवरेज, इसको उठा ले 6 दिन को डायरेक्ट, कुछ नहीं निकाला, देखा भाई सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी यानी सबसे ज्यादा माल आने की चांस कितने दिनों में है? 6 दिनों में ज्यादातर माल आने का चांस है, तो 6 दिन को कह दो नॉर्मल लीड टाइम या एवरेज लीड टाइम। एक तरीका है बाय जस्ट व्यूइंग द डाटा एंड आइडेंटिफाइंग, दूसरा है कैलकुलेटर से करो। वो मैं उसका हामी हूं कि हर डे को इनटू प्रोबेबिलिटी करो, फिर इन सबको प्लस कर लो। क्या आता है? अगर ये डिफरेंट आएगा फिर दोनों तरीकों के जवाब भी डिफरेंट होंगे, लेकिन दोनों तरीके काबिल कबूल हैं, दोनों तरीके काबिल कबूल है। मैंने अपने नोट्स में जहां ये डिफरेंट आ रहे हैं वहां 2 दफा सवाल किया हुआ है, दोनों सोल्यूशन एक्सेप्टेबल है। जो देख के करने वाला है वो जरा जल्दी हो जाएगा, आपकी मेहनत कम है कि 6 दिन सीधे सीधे जिसके सामने प्रोबेबिलिटी है। बाकी वो जो दूसरा तरीका है वो ज्यादा लॉजिकल है, और बाहर वाली सारी किताबें कई वो जो है मतलब अमेरिकन और ब्रिटिश, वो इसको एवरेज करके ही चलती हैं। और आई कैप ने ये सही सवाल बनाया हुआ है, इस तरह हल करवाया है कि जो बच्चा देख के उठा ले 6 दिन का लीड टाइम एवरेज वो भी बच्चा ठीक है, जिस बच्चे ने इसको इनटू प्रोबेबिलिटी करके उठाया वो भी ठीक है। इस सवाल में मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी है? मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी है? 630 यूनिट्स पर डे। मिनिमम वो कहां से आई है? एवरेज डिमांड में 30 प्लस कर लिया, एवरेज डिमांड में 30 माइनस किया। ये जो 30 प्लस और माइनस किया ना, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं स्टैट्स में। एवरेज से ऊपर कितना जा सकते हैं और एवरेज से नीचे कितना जा सकते हैं, इसको बोलते हैं स्टैट्स में। हमें क्या लगे, हमें तो पता है कि उसने कहा बस वेरी हो सकती है, मारो गोला, लेकिन ये बातों का मतलब आपको पता हो क्योंकि आप क्यूएम पढ़ के आए हैं। तो प्रोबेबिलिटी भी हमारा टॉपिक नहीं है, ये भी क्यूएम से ट्रांसफर होकर आया है और इसी जगह है। और एक अगला वो जो ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक है। चले यहां तक हो गया। अभी तक बीच में रिस्क वाली बात नहीं आई, अभी तक बीच में कहीं पे रिस्क वाली बात नहीं। अब जरा देख लें जी, मैं आपके सामने ये टेबल को इस तरह लिखने लगा हूं ऊपर से नीचे की तरफ। जरा बताना मुझे अगर आपके पास क्वेश्चन है। लीड टाइम कितना है? पहला 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8, 9, 10। अच्छा जी, इसके सामने प्रोबेबिलिटी 30 और 2%। अच्छा, अभी जरा आपने लिखना कुछ नहीं। अगर मैं रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला लगाऊं तो वो होता है मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अब यहां पे देखने को तो लीड टाइम मैक्सिमम 10 लग रहा है और मिनिमम क्या लग रहा है? 5 लग रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि लीड टाइम सर्टन नहीं है। अगर हमारी कंपनी लीड टाइम 5 दिन का जेन में रख के करे कि नहीं सप्लायर 5 दिन में माल दे देगा और आप रीऑर्डर लेवल क्या होता है? इतना स्टोर में स्टॉक पड़ा हुआ है, 5 दिन का स्टोर में स्टॉक रख के ऑर्डर प्लेस करना है। कितने दिन का स्टॉक स्टोर में रख के? 5 दिन का स्टॉक रख के। अगर आप समझ रहे हैं कि आपका सप्लायर 5 दिन में माल दे देगा
और आप रीऑर्डर लेवल को तय करते हुए 5 दिन की बेस पे कैलकुलेशन कर लें तो आपने अगले तमाम लेट होने वाले दिनों के लिए अपने आप को खुला छोड़ दिया। आप अगला रिस्क ले रहे हैं, यानी अगर आपने 5 दिन की बेस पे रीऑर्डर लेवल निकाला ना, आप यहां तक प्रोटेक्टेड है। नीचे वाले तमाम लेट जो डिलीवरीज आने का चांस है ना, ये सारी प्रोबेबिलिटीज जो दी हुई हैं, ये आपका रिस्क है। जरा इनका टोटल करना कितना बनता है। नहीं, इस नीचे वालों का, ऊपर वाले का नहीं। अगर मैं 5 दिन, सुन लो गौर से लफ्ज, अगर मैं 5 दिन को बेस करके कहूं जी सप्लायर 5 दिन में दे देगा, तो मैं कबूतर की तरह आंखें बंद कर रहा हूं कि बिल्ली नहीं है। इसी तरह मैं ज्यूम कर रहा हूं सप्लायर 5 दिन में माल दे देगा, तो मैं 5 दिन को रख के रीऑर्डर लेवल तय कर देता हूं। तो भाई अगर सप्लायर ने 6 दिन में माल दिया तो स्टॉक आउट होंगे आप, 7 दिन में दिया तो भी स्टॉक आउट होंगे। इसका मतलब है अगर आप 5 दिन को बेस करके रीऑर्डर लेवल देते हैं तो ये नीचे वाली सारी प्रोबेबिलिटीज आपके लिए रिस्क ऑफ स्टॉक आउट की परसेंटेजेस हैं। इन सारों में स्टॉक आउट होने की पॉसिबिलिटी पाई जाती है। इन सब का सम करें तो 68% चांस है यू कैन स्टॉक आउट, यू कैन। अच्छा, अगर मैं 5 की बजाय 6 दिन रख के रीऑर्डर लेवल निकालूं, कितने दिन? 6 दिन रख के रखूं, निकालूं ना रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला 6 दिन। यार मैक्सिमम लीड टाइम 6 दिन रख लूं। मैक्सिमम लीड टाइम कितना समझ लूं कि लेट से लेट 6 दिन में आ जाएगा। सप्लायर अगर 5 दिन में माल देता है तो भी मैं प्रोटेक्टेड हूं, क्योंकि मैंने 6 दिन का स्टॉक रख के रीऑर्डर रखा हुआ है। 6 दिन में माल देगा, यू आर प्रोटेक्टेड। अगर सप्लायर 6 दिन से लेट आपको डिलीवर करता है, यू आर नॉट प्रोटेक्टेड फॉर दीज नीचे वाले लेवल्स। ठीक है। अगर मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता, 0% रिस्क लेना चाहता हूं, तो मुझे लीड टाइम पता क्या मैक्सिमम लेना चाहिए? हाँ, 10 डेज का लीड टाइम रख के आप रीऑर्डर लेवल निकालेंगे, यू आर 100% सिक्योर, यू आर, एंड देयर विल बी 0% रिस्क ऑफ स्टॉक आउट। नई बात समझ आ रही? अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 8 दिन का रीऑर्डर लेवल रखता हूं, यानी फॉर्मूला क्या लगाता हूं? रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम यूजेज 630 इंटू मैक्सिमम लीड टाइम 8 दिन का रख के, ये मैं रीऑर्डर रख के ऑर्डर प्लेस कर, जो भी आता है जवाब। इसका मतलब है अब मैं समझ रहा हूं सप्लायर लेट से लेट माल देगा तो कितने दिनों में देगा। अब सप्लायर 5 दिन में दे तो भी मैं प्रोटेक्टेड हूं, 6 दिन में दे तो भी मैं, मुझे क्यों नहीं पता कि सप्लायर कितने दिन में देगा, क्योंकि वो टाइम अनसर्टन है, तभी तो प्रोबेबिलिटी है। सप्लायर 5 दिन में दे, यू हैव प्रोटेक्टेड। 6 दिन में दे, यू हैव प्रोटेक्टेड योरसेल्फ। 7 दिन में दे, इदारा प्रोटेक्टेड है। 8 दिन में दे, ऊपर वाले दिनों के लिए यू आर अनप्रोटेक्टेड, मींस यू आर डेलिबरेटली फेसिंग द रिस्क ऑफ स्टॉक आउट। जितना कम तुम दिनों का रीऑर्डर लेवल रख के, जितना तुम रीऑर्डर लेवल कम रखोगे उतना रिस्क ऑफ स्टॉक आउट ज्यादा है, और जितने ज्यादा दिनों को सामने रख के तुम रीऑर्डर लेवल का तयन करोगे उतना रिस्क ऑफ स्टॉक आउट तुम्हारा कम है। उसने तो 2 लेवल पे पूछा है सिर्फ, एक 10% और एक, मैं सारों पे निकालूंगा पहले आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि वो आइंदा के 0% रिस्क लेना हो तो बताओ। वो फिर वो आपको अगर 0% रिस्क लेना है तो इसका मतलब है फिर आपको मैक्सिमम 10 डेज रखने चाहिए। अगर वो कहता है 2% रिस्क लेना हो स्टॉक आउट होने का, 2% रिस्क लेना हो, इसका मतलब है मैं अपने आप को कहां तक प्रोटेक्ट करना चाहूंगा। अगर मैं 2% रिस्क लेना चाहता हूं तो मैं ये भी प्रोटेक्शन, ये भी चाहता हूं, ये भी चाहता हूं, ये भी चाहता हूं, ये भी, हाँ, इससे नीचे वाले के लिए मैं रिस्क फेस करने को तैयार हूं। क्या मेरी बात आप समझ सकें? अब अभी भी नहीं लिखना आपने, आ जाए जनाब। मैं अब यहां पे क्या करने लगा हूं, जरा कैलकुलेटर पकड़ें, मुझे ये बताएं। हर अभी जवाब नहीं आया और मैं जरूरत से ज्यादा लंबी लंबी कैलकुलेशन कर रहा हूं समझाने के लिए। रीऑर्डर लेवल अगर मैं 5 दिन का मैक्सिमम लीड टाइम समझूं, 5 दिन का मैक्सिमम लीड, 5 दिन के सामने मैक्सिमम लीड टाइम 5 दिन रखें, 10 नहीं 5 दिन। अगर 5 दिन में समझू 5 दिन में दे देगा वो, मैक्सिमम लीड टाइम 5 दिन रखूं तो क्या आंसर आता है? 31। इतने यूनिट्स मेरे स्टोर में पड़े हों तो मैं सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। अच्छा इधर बताएं रीऑर्डर लेवल 630 इंटू 6 दिन 37
ये आपके रीऑर्डर लेवल के आंसर्स हैं, लेकिन इनमें से सारे आंसर नहीं पेपर में बताने, वो जो उसने पूछे हुए हैं। लेकिन मैं सारे क्यों निकाल रहा हूं, ताकि आपको मैं बता सकूं कहां तक हम प्रोटेक्टेड हैं और कहां तक हम, अच्छा इसके आगे मैं 2 कॉलम बनाऊंगा, प्रोटेक्टेड और अगला रिस्क ऑफ स्टॉक आउट, रिस्क ऑफ। अगर आप 5 दिन को सामने रख के चलते हैं तो आपने अपने आप को 32% प्रोटेक्ट कर लिया हुआ है, 32% तक प्रोटेक्ट कर लिया हुआ है। तो 100 में से 32 माइनस करो, 68% के लिए यू आर स्टिल अनप्रोटेक्टेड। अच्छा, अगला जब आपने ये 6 दिन का लीड टाइम रख के कैलकुलेशन किया है, 6 दिन का लीड टाइम रख के कैलकुलेशन किया है, तो इन दोनों को जमा करके 85% चांस है कि यू आर प्रोटेक्टेड। अगर वो 5 दिन में माल दे तब भी आप प्रोटेक्टेड है, 6 दिन में माल दे तब भी आप प्रोटेक्टेड है। हाँ, 6 दिन से लेट करेगा देन यू आर नॉट प्रोटेक्टेड। वो रिस्क बाकी कितना बचता है, 15% रिस्क ऑफ स्टॉक आउट है। अगला बताएं जी, अगर हम 7 दिन को बेस करके कैलकुलेशन करें, जब आप 7 दिन को बेस करके कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि सप्लायर लेट से लेट माल 7 दिन में देगा, तो ये कितना आता है, 210 यूनिट्स का रीऑर्डर लेवल है। और हम अब 90% तक के लिए प्रोटेक्टेड हैं और 10% का रिस्क ऑफ स्टॉक आउट है। आगे चलें, अगले केस में रीऑर्डर लेवल अगर मैं निकालूं 8 दिन लेके 50, so we are protected up to 95%, but there is a risk that we are unprotected। वो जो नीचे वाले दिन है ना 3 और 2, वो उसकी वजह से आप अनप्रोटेक्टेड है। आखिरी सेकंड लास्ट, जब मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूं तो मैं समझ रहा हूं कि मेरा माल 5 दिन से लेके 9 दिन के दरमियान कभी भी आ सकता है, और मैंने अपने आप को 9 दिन के मैक्सिमम लीड टाइम के मुताबिक इतना रीऑर्डर लेवल रख के 98% प्रोटेक्ट कर लिया है। कितना आता है जवाब, 5-6, और 2% स्टिल चांस है कि ये वाले दिन वो लेट कर दे। और अगर मैं अपने आप को 100% प्रोटेक्ट करना चाहता हूं, 630 इंटू 10 डेज। अब ये सारे नहीं निकालने होते पेपर में, वो तो मैंने निकाले हैं ताकि आपको देखना आ जाए। चलो, हमारा अब सवाल क्या था, हम कितना रिस्क लेना चाह रहे हैं। अगर आप 10% रिस्क लेने में विलिंग है, आपकी कंपनी डेलिबरेटली रिस्क लेने में विलिंग है, 10% रिस्क किस केस में होता है, किस केस में 10% रिस्क होता है, हाँ जी 10% का रिस्क किस केस में होता है, ये रो है। यानी अगर आप समझें कि माल 7 दिन में आ जाएगा और आप रीऑर्डर लेवल रख लें 44, तो आप 90% प्रोटेक्टेड है, 10% यू आर अनप्रोटेक्टेड। तो ROL का आंसर आया अभी सिर्फ, किसका आंसर आया, ROL का। इफ वी आर protected up to 90% and we have deliberately willing to take risk of stock out of the 10%। बात समझ आ गई है। दूसरा क्या पूछा था उसने, 5% कहाँ है, वो तो 8 है। अगर वो कह देता 2% रिस्क लेना चाहते हैं, हाँ अगर वो कहता हम 32% रिस्क लेना चाहते हैं, है कहीं पे 32%, नहीं वो नहीं है, वो ये इनमें से ही को परसेंटेज बताएगा। अगर ये नहीं बताएगा तो वो ये कह सकता है कि हम इतने % प्रोटेक्शन चाहते हैं। अगर वो कह दे यू वांट 90% प्रोटेक्शन फ्रॉम स्टॉक आउट, जिसका दूसरा मतलब है कि 10% रिस्क लेने को आप तैयार हैं, यू आर विलिंग टू टेक द रिस्क। ये क्यों लेती है कंपनी रिस्क, असल में जितना स्टॉक ज्यादा होगा ना रीऑर्डर लेवल, आपको उसको स्टोर में रखने की होल्डिंग कॉस्ट पड़ती है, तो इदारा ना होल्डिंग कॉस्ट को बचाने के चक्कर में होता है, इसीलिए जानबूझ के आप रीऑर्डर लेवल कम रखते हैं। जितना रीऑर्डर लेवल कम होगा सेफ्टी भी उतना कम होगा। बात समझ आ रही है। रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम रखने में क्या मुजाहिका है, इदारे का क्या जा रहा है, एक्चुअली इदारे को ये कंसर्न होता है जितना रीऑर्डर लेवल ज्यादा रखेंगे सेफ्टी का भी जवाब उतना ज्यादा आएगा भी आएगा।
और उससे इदारे को सेफ्टी को स्टोर में रखने की होल्डिंग कॉस्ट पड़ेगी, ऑर्डरिंग नहीं, होल्डिंग प्रॉब्लम है इन्वेंट्री लेवल्स में। और जो अगला टॉपिक मैं बताऊंगा इनमें ऑर्डरिंग प्रॉब्लम नहीं है, उनमें कौन सी कॉस्ट प्रॉब्लम है, और स्टॉक आउट। स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होती है, जब आपके पास स्टॉक खत्म होता है तो आप कस्टमर को लूज करते हैं, कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन, पेनल्टी कॉस्ट बताया था मैंने लास्ट टाइम। अब हमारे लिए दो कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, एक होल्डिंग कॉस्ट और एक स्टॉक आउट। जितना आप ज्यादा ये रीऑर्डर लेवल रखते जाएंगे यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द स्टॉक आउट, बट यू हैव टू फेस द होल्डिंग कॉस्ट ऑफ कैरिंग टू मच क्वांटिटी। बात समझ आई? मेरे जवाब क्या है, ये सिर्फ मेरे जवाब ये दो लाइनें थी मेरा ख्याल है, बाकी टेबल तो मैंने ऐसे ही फजूल बनाया है। हाँ वो डाटा पूरा करना पड़ेगा, यूजेज निकालोगे फिर प्लस माइनस करके मैक्सिमम और मिनिमम निकाल सकते हो, लेकिन इसमें मैक्सिमम यूजेज ही इस्तेमाल होनी है। मैं 10% वाले ही कर रहा हूं बस। अच्छा मुझे बताओ, अब मिनिमम इन्वेंट्री लेवल या सेफ्टी निकालना हो, सेफ्टी स्टॉक का, मैं ये जो पहला येलो हाईलाइट किया मैं इस पे कर रहा हूं, बताओ मुझे। मैं ये दूसरे वाला नहीं, ये येलो जो मैंने पहला वाला किया हुआ है, ये किस पर कितने % रिस्क पे है? मैंने रीऑर्डर लेवल क्या निकाल लिया, 10% रिस्क हो अगर कंपनी लेना चाहे, अगर कंपनी 10% रिस्क लेना चाहे तो मेरा रीऑर्डर लेवल का जवाब ऊपर निकल आया हुआ है 630 इंटू 7 डेज, आंसर कितना है 4410। इसके बगैर अब मैं सेफ्टी स्टॉक निकालना चाहूँ तो उसका फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल या एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम। हाँ जी, ये ROL आएगा मेरा ख्याल है 4410। एवरेज यूजेज 600 यूनिट्स जो एक दिन के निकाले थे पर डे, और एवरेज लीड टाइम मैंने कहा था, वो कैसे देखेंगे एवरेज लीड टाइम, या तो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है या वो एवरेज 6 दिन। एवरेज लीड टाइम 6 दिन कितना आता है 810 यूनिट्स। उसके बाद उसने क्या पूछा है, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। क्या फॉर्मूला होता है मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल का, रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम यूजेज, मैक्सिमम यूजेज नहीं, मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस EOQ। मिनिमम लीड टाइम 5 दिन ही है, उससे नीचे नहीं है, तो ये आता है 4410। मिनिमम यूजेज 570 यूनिट्स कहाँ से आए, वो ऊपर हमने निकाले थे 600, आगे इनटू मिनिमम लीड टाइम है। और आप एक बैच में मेरा ख्याल है 10,000 यूनिट सप्लायर से मंगवाते हैं, 11,560 करो, अब खुद करो। वो 10% वाला मैंने करा दिया, 5% रिस्क वाला खुद करो। चलो अब छापो इसको। ये टेबल बनाना काम था, समझना काम था। रिस्क ये अभी भी कई लोगों को थोड़ा 100% क्लियर नहीं हुआ होगा, थोड़ा डाउट्स होंगे, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा अभी पहले ये लिख लें। मैंने 10% रिस्क का केस किया है, 5% वाला खुद करना है। ये पूरा टेबल पेपर में बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अभी घर में आप प्रैक्टिस करें ताकि आपसे कोई भी परसेंटेज मैं पूछ लूँ तो आप मुझे बता सकें कि रीऑर्डर लेवल क्या है। पूरा टेबल बनाना ज़रूरी नहीं, आपके लिए सिर्फ इतना ही ज़रूरी था कि आप परसेंटेजेस जमा करके देख लें। प्रोटेक्शन की परसेंटेज कैसे आ रही है, प्रोबेबिलिटीज जमा किए जा रहा हूं, जहां तक लीड टाइम ले लिया आप। हाँ जी, मैंने ये ऑटम 24 का क्वेश्चन किया था, मैंने 10% रिस्क वाले केस में किया है, 5% रिस्क वाले केस में टैली कर लें। अगर हमारी कंपनी 5% रिस्क लेने में विलिंग है, रेडी है 5% रिस्क लेना, तो 5% रिस्क वाली ये है रो, यानी हमारी कंपनी को 8 दिन का लीड टाइम मैक्सिमम लेना चाहिए। 8 दिन का मैक्सिमम, 10 दिन नहीं, 8 दिन का मैक्सिमम लीड टाइम एज्यूम कर लेना चाहिए। तो ये 5% रिस्क। तो आ जाए जी, इसमें आपका रीऑर्डर लेवल का आंसर है, रीऑर्डर लेवल का आंसर मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम 8 दिन तक का लेंगे। 10 नहीं ले लेना, 10 लिया तो आप 0% रिस्क पे होंगे,
तो ये आता है 5040। इसके बाद सेफ्टी स्टॉक मिनिमम इन्वेंट्री लेवल होता है ROL रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज थी 600 यूनिट्स और एवरेज लीड टाइम है 6 दिन, तो 1440। अच्छा, सेफ्टी स्टॉक के बाद मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल में रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम यूजेज होता है, मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम लीड टाइम 5 दिन का था प्लस EOQ, तो ये आ जाएगा 12190 यूनिट्स। ये आंसर है जी। बस इतना सा सवाल था, 10 मिनट में होने वाला सवाल था, लेकिन साफ सी बात है जिसने देखा ही पहली दफा तो उसके तो तोते ही उड़ जाने हैं कि ये है क्या, रिस्क की क्या बात है, रिस्क वाली बात क्या है। हाँ जी, इसी तरह का क्वेश्चन है, ये करें आप इससे पहले अल्फा मोटर्स वाला, इसमें EOQ भी निकालनी है मेरा ख्याल है, और फिर उसके बाद आपने B पार्ट में करना है सेफ्टी स्टॉक और रीऑर्डर पॉइंट। बस सेफ्टी और रीऑर्डर पॉइंट करें जी। साल में 360 दिन एज्यूम करने हैं, लिखा हुआ है सवाल में, ठीक है। बस आपने करना है, मैंने नहीं करवाना, ये सवाल आपने खुद करना है जी। ये क्वेश्चन नोट्स में मौजूद है। हाँ जी करें जी, करें, शाबाश। हाँ जी, ये क्वेश्चन घर से करेंगे, ये दिया हुआ है नोट्स का अल्फा मोटर। बाकी अभी टेस्ट है तो बस अब हम वाइड अप कर रहे हैं लेक्चर आज का। इन्वेंट्री लेवल्स क्वेश्चन 2024 का किया, बाकी एक अल्फा मोटर वाला घर से करेंगे और अभी टेस्ट है, बस नया टॉपिक कल शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।